अस्सलाम वालेकुम। फैसलाबाद प्रोग्राम न्यूज़ नेट के साथ मैं हूं आपका मेज़बान मोहम्मद बिलाल डुगर। मैं आज खेतों में हूं तो आपको इस चीज़ का तो अंदाज़ा हो गया होगा कि आज किसी फसल के मुतालिक प्रोग्राम है, लेकिन फैसलाबाद क्योंकि टेक्सटाइल का शहर है, पाकिस्तान की कुल बरामदात का 64% से ज़ायद हिस्सा टेक्सटाइल रखता है। उस 64% में से 60% से ज़ायद शहर फैसलाबाद अपने अंदर समोए हुए है, जो कि टेक्सटाइल है। ये मज़दूर का शहर है, ये टेक्सटाइल का शहर है, ये ताजर का शहर है। यहाँ कपड़े की सनत है और जितनी भी बरामदात कपड़े से रिलेटेड वैल्यू एडिशन की है वो पाकिस्तान की फैसलाबाद में 50% से ज़्यादा होती है। और इस वक्त हम कपास के खेतों के अंदर मौजूद हैं, जो कि अयूब रिसर्च इंस्टीट्यूशन के हैं। और ये अयूब तरक्याती तहकीकाती अदारा जो है इस चीज़ में माहिर है कि पूरी पाकिस्तान के अंदर वो गंदम के प्रोग्राम हों, वो हम कपास के हों, किसी भी फसल के हों, हम इनके पास रुजू करते हैं, क्योंकि इनके वेराइटीज़ जो हैं पूरे पाकिस्तान के अंदर राइज होती हैं और इसी के ऊपर काम हो रहा होता है। इस वक्त हम कपास के खेतों के अंदर इसलिए आए हैं कि पाकिस्तान का गुज़िश्ता जो साल का अगर टारगेट थे, पाकिस्तान ने कम व बेश $1 अरब अपना महफूज किया, जो कि हम IMF और दीगर अदारों के आगे तरले निकालते हैं। वो हमने अपनी मदद आपके तहत इन अदारों की मेहनत से और किसान के सबब महफूज किया, लेकिन किसान को बिलाशुबा उतने रेट्स नहीं मिल सके। कपास फिर भी अच्छी प्रोडक्शन हुई। जो ऑफिशियल फिगर्स हैं वो 83 लाख बेल से ऊपर हैं। अनऑफिशियल के मुताबिक 1 मिलियन बेल्स तक हम गए। इस साल गुज़िश्ता साल से कम काश्त हुई है कपास। पहले तो किसान ने गंदम में चोट खाई, फिर किसान मकई के अंदर भी चोट खाई, तो जो कपास की पैदावार थी उस पर भी किसान कम आया और रिलक्टेंटली लोग ज़्यादा तिल की तरफ गए हैं। उसके भी ज़रा थोड़े फिगर्स आपके सामने रखेंगे, लेकिन सबसे ज़्यादा मेन चीज़ ये है कि कपास ये वाहिद फसल है पाकिस्तान की, ना तो चावल वैल्यू एडिशन होता है, ना गंदम पाकिस्तान से वैल्यू एडिशन, यानी कि ना हम ब्रेड बना के बेचते हैं, ना रोटी जैसे भारत से अमेरिका और दीगर स्टेट्स के अंदर बाकायदा रोटी वैल्यू एडिशन होकर जाती है। हमारी सिर्फ गंदम जाती है, हमारी सिर्फ चीनी जाती है, हमारी सिर्फ चावल जाता है। और इधर अगर कपास की बात करें तो ये वाहिद है जहां हमें एक फुटी से हम कपड़ा बनाकर बाकायदा वैल्यू एडिशन से $1 की चीज़ को 13, 15, 16, $20 तक की फ़रोख्त करते हैं आलमी मार्केट में। और पाकिस्तान की रेवेन्यू जनरेशन और ख़ास तौर पर जो मईशत है वो मजबूत होती है। हमारे साथ अयूब तरक्याती तहकीकाती अदारे के चीफ साइंटिस्ट और सीनियर साइंटिस्ट मौजूद है। मैं इधर से आगाज़ करूँगा और इनसे बात का आगाज़ करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी, बहुत शुक्रिया आप दोनों का। गर्मी बहुत ज़्यादा है, हवस बहुत ज़्यादा है, और लेकिन ये फसल ऐसी है जो पाकिस्तान के मुस्तकबिल, पाकिस्तान की मौशत का इन्हिसार इसके ऊपर होता है। बिलाशुबा आपकी भी कोई अगेती फसल है जिसमें पिकिंग शुरू हो गई है। मैं ऐसे बल्कि कहता होता हूँ ये वो अगर गंदम सोने की फसल है तो ये हीरा है जो कि इस वक्त निकलना शुरू हो गया है और पाकिस्तान को बहुत बड़ा रेवेन्यू जनरेशन का एक ज़रिया है। क्या समझते हैं कि इस वक्त हमारी कपास की फसल कहाँ खड़ी है? किसान को क्या एडवाइस करेंगे? और आने वाले सालों में जो फसल कपास से जो लोग किसान हटे हैं पीछे गुज़िश्ता साल और इस साल की बनिस्बत जो कम काश्त हुई है, अगले सालों में क्या मशवरा देंगे? देखें, किसान जो है वो ज़्यादातर भेड़ चाल का शिकार है। आपने देखा होगा कि लास्ट ईयर जी जो अभी हमारा साल गुजरा है, इसमें किसानों ने पिछले साल के गंदम के रेट देखकर बहुत ज़्यादा एरिए पर गंदम की काश्त की, जिसकी वजह से हमारी पैदावार इस दफ़ा बड़ी यानी कि अच्छी हुई है, बम्पर ख़राब हुई है, तो उसका रेट मार्केट में गिर गया, जिसकी वजह से किसान को बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ। इसी तरह दूसरी फसलें भी हैं, जैसे आपने जिक्र किया मकई का, चावल का, ये तमाम फसलें ऐसी हैं जो वैल्यू एडिशन नहीं करती। बिल्कुल सही। और कॉटन एक वाहिद ऐसी क्रॉप है जो आपकी वैल्यू एडिशन में बहुत बड़ा किरदार अदा करती है। तकरीबन हमारी जो एग्रीकल्चर एक्सपोर्ट है उसमें 64% इसका रोल है। ठीक है, फ़र्ज़ करें अगर आप जैसे इस साल काफ़ी लोगों ने जो है तिल की काश्त की है, करनी चाहिए, लेकिन कॉटन का जो है चार्म वो ख़त्म नहीं किया जा सकता। अगर आप तिल $1 में आप एक्सपोर्ट करते हैं पर केजी, तो इसी तरह अगर आपके पास अगर 1 केजी फुट्टी हो, कपास हो, तो आप उससे बहुत सी टेक्सटाइल की प्रोडक्ट्स बनाकर आप इसको एक्सपोर्ट कर सकते हैं, जिससे आप बहुत ज़्यादा फॉरेन एक्सचेंज हासिल कर सकते हैं। इस वक्त जो आपको हमारी कॉटन नज़र आ रही है माशाल्लाह बहुत हेल्दी क्रॉप है। अभी हमने कल चुनाई कराई थी, तकरीबन 1 कनाल हमारा एरिया था जिसमें चुनाई हमने करवाई है। वो तकरीबन 40 केजी के करीब हमारी प्रोड्यूस हुई है।
तो मुझे याद पड़ता है पिछले साल जब आप ही के हम खेतों की बात करें तो आपके ही फार्मर तांदिलम वाला में थे जो कि 60 मंथ के से क्रॉस करते नजर आए और पूरे पाकिस्तान के अंदर वो मुकाबले के अंदर शरीक थे। ये बड़ी खुशाइंद है कि अयूब तहकीकाती तरक्याती अदारा जो है इसके बीज जो है पूरे पाकिस्तान के अंदर नहीं पूरी दुनिया में मकबूल हो रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल ऐसा है, लेकिन किसान बात ये है कि किसान अब जब इससे पीछे हटता है उसकी मेन रीज़न ये होती है कि इंसेक्ट पेस्ट का प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा आ जाता है। किसान अच्छा बीज लेकर उसको उगा भी लेगा, उसको फर्टिलाइज़र भी इसका पूरा कर लेगा, सब कुछ पूरा कर लेता है, लेकिन जब इस पर इंसेक्ट पेस्ट का अटैक शुरू होता है तो उस वक्त किसान जो है वो बहुत ज़्यादा घबरा जाता है। एक तो हमारे यहाँ ये कि पेस्ट कंट्रोल का कोई प्रॉपर तरीका फार्मर अडॉप्ट नहीं करता। जैसे हम अगर बात करें जब हम लगाते हैं अप्रैल काश्त या अब तो मार्च की भी काश्त शुरू हो चुकी है, तो अप्रैल काश्त में जब हम इसको लगाते हैं तो शुरू में अगर वेदर ड्राई हो और हॉट हो तो उस वक्त सबसे पहले थ्रिप्स और माइट्स का अटैक शुरू हो जाता है। तो किसान जो है पेस्ट काउटिंग नहीं करता, इसकी पेस्ट काउटिंग किए बगैर वो जो है छोड़ देता है। जब उसका अटैक सीवियर हो जाता है तो फिर वो जाता, ज़ाहिर है कि उनका डीलर्स के साथ कंसर्न होता है कि उन्होंने वहाँ से उधार अपनी पेस्टिसाइड लेनी होती है, तो डीलर ने वो पेस्टिसाइड किसान को देनी है जो कि जिसमें उसका मार्जिन ज़्यादा हो। बिल्कुल ठीक है, इसलिए वो प्रॉपर कंसल्टेंसी नहीं करता महकमा ज़राअत के साथ। फिर जैसे ही आपने अप्रैल मई के बाद जैसी बारिशें स्टार्ट होती हैं तो नमी बढ़ जाती है। जब नमी बढ़ना शुरू हो जाए तो किसान को बहुत अलर्ट होना चाहिए, क्योंकि उस वक्त वाइट फ्लाई और जेसड का हमला शदीद और पाकिस्तान में सफ़ेद मक्खी ही एक ऐसा मौत का सामान है जो कपास को हमेशा तबाह करती है। आपने बिल्कुल सही कहा, क्योंकि वाइट फ्लाई एक ऐसा कीड़ा है जिसको कंट्रोल करना बहुत ही मुश्किल हो जाता है। इसके अंदर जो मेन रीज़न है वो है पेस्ट काउटिंग की। बाज़ औक़ात फार्मर देखता है कि पेस्ट काउटिंग उसने कर ली, वो समझता है कि ETL से ऊपर चला गया, ठीक है, वो जाकर वहाँ से अपनी दवाई ले आएगा, लेकिन उसको स्प्रे करने के बाद 3-4 दिन के बाद वो फिर देखता है एक दफ़ा तो साफ़ हो जाती है वाइट फ्लाई। उसके बाद विद इन अ वीक इसकी पॉपुलेशन पहले से भी कई गुना बढ़ चुकी होती है। उसमें मेन रीज़न ये होती है कि पेस्ट काउटिंग वो सही तरीके से नहीं करता, क्योंकि वाइट फ्लाई तो आपको नज़र आ जाती है जब फील्ड में होती है, लेकिन उसके जो अंडे बच्चे होते हैं वो नज़र नहीं आते। उसको प्रॉपर देखने के लिए जो है ना वो लेंस का इस्तेमाल करना चाहिए, ताकि आप वो दवाई स्प्रे करें जो ना सिर्फ उसके अडल्ट को कंट्रोल करे बल्कि उसके अंडे बच्चों को भी प्रॉपर तरीके से तल्फ करे। जब आप इन दोनों स्टेजेस को कवर कर लेंगे तो फिर इसकी पॉपुलेशन बिल्कुल क्लियर हो जाएगी। लेकिन उसके तकरीबन 1 हफ़्ते के बाद आपको पेस्ट काउटिंग जो है वो दोबारा स्टार्ट कर देनी चाहिए ताकि ये कीड़ा ना फैल सके। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब ने बड़ी ब्रीफली बताया। देखें शाहजेब अगर आप लोगों को दिखाएंगे, बिल्कुल ये टिंडे हैं जी, बिल्कुल इस वक्त तैयार ही देखें। यहीं से जो है रुई जो है जिसे हम कपास कहते हैं वो फुटियों के अंदर से इस वक्त निकलना शुरू हो, टिंडे के अंदर से निकलना शुरू हो गई है। इसको फिर पिकिंग की जाएगी और अभी मुझे काफ़ी नज़र आ रहा है कि जहाँ से वो हीरा है, जैसे शायद जूम करें इसको और दिखाइएगा, बल्कि फुटेज भी हम ये यूज़ कर दें, आप ये यूज़ कर लें, बल्कि ये बिल्कुल साफ पौधा मौजूद है। इसके ऊपर जो है वो कपास नज़र आ रही है, इस पौधे पे भी नज़र आ रही है, टिंडा खुल चुका है और इसके अंदर खिलने से जो रुई है वो अब सामने नज़र आ रही है, जिसको पिकिंग की जाएगी। फिर इस टिंडे को इससे अलहदा किया जाएगा और फिर ये जिनिंग का प्रोसेस है, फिर स्पिनिंग का प्रोसेस है, फिर साइजिंग का है, फिर विविंग का है, फिर वैल्यू एडिशन प्रोसेसिंग है, वैल्यू स्टिचिंग है, वैल्यू एडिशन होके ये एक्सपोर्ट होता है। चीफ साइंटिस्ट मौजूद हैं, बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब वक्त देने के लिए। क्या देख रहे हैं कि हम पाकिस्तान के अंदर एक गुज़िश्ता साल हमने देखा हमने $1 अरब बचाया, लेकिन किसान को $1 अरब से कोई कंसर्न नहीं है। उसको कंसर्न है मेरे पेट में क्या गया, और ये हकायक पे मबनी चीज़ भी है और ये अच्छी चीज़ है कि उसे वो फसल लगाने के लिए उसका शौक़ पैदा होता है जहाँ से कुछ बचे। जहाँ 8500 रेट निकला, 7500 से ऊपर उसे कुछ मिला नहीं, तो वो वहाँ मायूस हुआ और बैकफुट पे गया। जहाँ उसे बिलाशुबा बीज भी मुफ्त मिला, स्प्रे भी मिली, खाद भी सस्ती मिली, लेकिन इस बार तो कुछ भी नहीं मिला, लेकिन फिर भी इधर आए। अब हम हकायक के मुताबिक कहाँ खड़े हैं। सफ़ेद मक्खी का पिछले साल कोई अटैक नहीं था, इस साल अब ख़तरा बढ़ गया है क्योंकि नमी बहुत ज़्यादा है और बारिशों का सीज़न चल रहा है, स्पेल ज़रा लंबा हो गया है। क्या हकायक है इस वक्त? जी ऐसे है कि कॉटन इस वक्त देखने में तो इस वक्त बहुत अच्छी हमारी कॉटन तो इस वक्त बहुत अच्छी नज़र आ रही है, लेकिन जो ओवरऑल रिपोर्ट्स आ रही हैं उसके मुताबिक जो सफ़ेद मक्खी का हमला है वो इस वक्त काफ़ी शिद्दत इख्तियार कर गया है। उसकी वजह पहले तो ये है कि पहले बहुत ज़्यादा ड्राई वेदर था, ड्राई वेदर में बहुत ज़्यादा इंसेक्ट पेस्ट का प्रेशर नहीं था, लेकिन जब से बारिशें तकरीबन
इधर भी और यहाँ मुख्तलिफ इलाकों में जनूबी पंजाब में भी जब बारिशें हुई हैं तो उसके बाद ये जो है इंसेक्ट पेस्ट है, जैसे वाइट फ्लाई की बात हो रही है, जेसट का भी काफ़ी इस दफ़ा अटैक हुआ है। और जो तीसरा बड़ा इंसेक्ट है जी, जो तीसरा बड़ा इंसेक्ट है वो जो डेंजर है अगले एक 15 दिन के अंदर अंदर, वो है गुलाबी सुंडी। गुलाबी सुंडी एक ऐसा कीड़ा है कि अगर आपने इस वक्त उसको कंट्रोल नहीं करते 15 दिन के अंदर, क्योंकि बारिशों के फ़ौरन बाद इसका अटैक, क्योंकि टेम्परेचर थोड़ा सा डाउन होता है और ये 40 से अबव टेम्परेचर पे इतना ज़्यादा फ्लरिश नहीं करता जितना इस वक्त ये प्रॉब्लम कर सकता है। तो इसके लिए किसानों को एक बहुत ज़्यादा डेप्थ में मैसेज में देना चाहता हूँ कि अपने कपास को टाइम दें, ऐसे टाइम दें जैसे बच्चे को टाइम दें। यानी कि अब वो है कि जब आपका बच्चा या बिगड़ना है या सुधरना है, तो इस वक्त फसल वहाँ खड़ी है जहाँ आपने इसे बचाना है या तबाह करना है। आगे अगस्त और सितंबर का महीना आने वाला है जिसमें हम कहते हैं कि मैक्सिमम फ्रूट आता है और शेडिंग कम होती है। जितनी शेडिंग होनी थी वो हो चुकी। ठीक है, अब मौसम पीछे जा रहा है, 40 से नीचे टेम्परेचर आ रहा है। आज भी कल की निस्बत टेम्परेचर नॉर्मल है, यानी कल बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम हवस थी, लेकिन आज नॉर्मल टेम्परेचर। आप देख भी रहे होंगे कि कॉटन काफ़ी फ्रेश नज़र आ रही है और वो ऐसे जैसे रिलैक्स नज़र आ रही है। तो इंसेक्ट कंट्रोल करें और अपनी एग्रोनॉमी यानी कि पौधों की सेहत की तरफ तवज्जो दें। और अगर आपकी फसल स्ट्रेस में है तो उसमें बायोस्टिमुलेंट है वो इस्तेमाल कर लें, इज़ाबियान है, सीमैक्स है, क्वांटस है, ये वाले जो है माइक्रोन्यूट्रिएंट यानी बायोस्टिमुलेंट यूज़ करें। और खाद का इस्तेमाल बड़े एहतियात से करें। खाद का इस्तेमाल ऐसे नहीं करना कि हमने जी 2 बोरियां डाल दी हैं इकट्ठी ताकि ये यकदम चल पड़े। उससे ये होगा, अगर ज़्यादा खाद डालेंगे तो ज़्यादा मसाइल पैदा होंगे, ठीक हो गया, उससे फौरी पैदावार नहीं आएगी, ज़्यादा से ज़्यादा कद बढ़ जाएगा, पत्तों की तादाद ज़्यादा हो जाएगी। आपने पत्तों की तादाद को ज़्यादा नहीं करना, अपने टींडों को ज़्यादा करना है। तो उसके लिए आप फास्फोरस भी इस्तेमाल कर सकते हैं, जो अगर आपने पहले नीचे कम डाली है तो 1 बैग नाइट्रोफास का डाल सकते हैं। अच्छा, यूरिया भी आप 25-25 kg वीकली बेसिस पे इस्तेमाल करें। सही हो गया। और पानी बहुत ज़्यादा हैवी फ्लडिंग ना करें। और जो जड़ी बूटियाँ होती हैं इस वक्त वो कंट्रोल करने की ज़रूरत है, क्योंकि बारिशें हुई हैं तो जड़ी बूटियाँ जो है वो काफ़ी ज़्यादा तादाद में हो रही हैं, उनको कंट्रोल करना। क्योंकि अगर आप जड़ी बूटियाँ कंट्रोल नहीं करेंगे तो इंसेक्ट कंट्रोल नहीं होगा, क्योंकि इंसेक्ट जो होता है वो नीचे छुप जाता है। तो जो स्प्रे का अमल है उसमें ये है कि स्प्रे के हवाले से मैं ये बताना चाहूँगा कि मैं किसी का केमिकल का नाम नहीं लेता, किसी कंपनी का नाम नहीं लेता, लेकिन मैं ये ज़रूर कहूँगा कि ख़ुद साख्ता कम्बिनेशन ना बनाएं। फार्मर एक वक्त पे 4-4 दवाइयाँ मिला करते हैं, वो किसी एक का रिज़ल्ट भी नहीं आता और फिर वो पेस्टिसाइड वालों पे नज़ला गिरता है। ये लोग कहते हैं कि जी वैरायटी सही नहीं बनाई गई, जबकि गलती किसान की भी होती है कि वो 4-4 चीज़ें मिला कर रहा है, जिससे ना पौधों के जो कीड़े हैं उसके अंदर मुदाफ़ियत जो है ना वो डेवलप हो जाती है। तो एक केमिकल अगर किसी पर्टिकुलर चीज़ के लिए ज़्यादा से ज़्यादा आप 2 केमिकल इस्तेमाल करें, 4-4 केमिकल। और ओवरडोज़ यानी एक चीज़ जिसकी डोज 500 ml रखी गई है उसको 600 ml पे करने की क्या ज़रूरत है। अगर आपको किसी ने कह दिया है, किसी डीलर ने कह दिया है कि आप ना 600 डाल लें, तो डीलर को तो आपके हक़ाइक़ का नहीं ना पता, आपको अपने फील्ड का पता है। तो आप किसी ज़रूरी माहिर से मशवरा करके स्प्रे करें, ना कि आप किसी डीलर से जो कि अपनी चीज़ सेल कर रहा है, उसकी तो 600 ml सेल हो जाएगी लेकिन आपकी क्रॉप ख़राब हो जाएगी। डॉक्टर साहब, आने वाले सालों के प्रोग्राम का यहाँ मेरे पास टाइम थोड़ा आपके साथ जो था वो कम पड़ रहा है, तो आने वाले सालों के लिए क्या मशवरा देंगे? क्या किसान इधर से एकदम जो फ्लक्चुएटिंग बिहेवियर है इसको कितना किसान के लिए ख़तरनाक है और किसान खुद अपना लॉस कर रहा है? जी, फ्लक्चुएटिंग बिहेवियर है। हम एक ख़ास पैटर्न पे फार्मर चल रहा है कि किसी ने कहा कि इस दफ़ा मकई काश्त कर लो तो उसने मकई काश्त कर ली, किसी ने कहा कि तिल काश्त कर लो तो उसने तिल काश्त कर लिए, किसी ने कहा चल 1 किला कपास भी ला है। ये काम नहीं करना। आप बेशक फसल अपनी शौक़ से लगाएं, लेकिन ज़्यादा एरिया पे कपास लगाएं। कपास एक ऐसी फसल है, ये जो आज हमारे मसाइल हैं वो अगर हल किए हैं तो ज़राअत ने हल किए हैं और आगे भी हल करने हैं तो ज़राअत ने हल करने हैं। अगर ज़राअत में अब किसी चीज़ को टॉप पे रखते हैं तो वो कॉटन ही थी जिसने हमारी इकॉनमी को बेहतर किया था और हमारी टेक्सटाइल इंडस्ट्री बेसिस पे कहते हैं। अब बताएं कि अगर हम कपास नहीं लगाएंगे तो हमारे ही भाई जो मज़दूर हैं वो बेरोज़गार रहेंगे। तो ये किसान का तो वो तिल लगा लेगा, वो सरसों लगा लेगा, वो मकई भी लगा लेगा। हम ये नहीं कहते कि ये नहीं लगानी, हम कहते हैं कि कपास अगर किसी के पास 5 एकड़ है तो कम से कम 3 एकड़ तो कपास लगाए। अगर वो कपास बढ़ेगी, देखें दूसरे ममालिक ने अपनी पैदावार भी बढ़ाई है और उन्होंने अपना एरिया भी बढ़ाया है।
और वो किस वजह से बढ़ाया गया कि कॉटन जो है उनकी जो है ना इकानमी में अहम रोल प्ले करती है, इसी जिस तरह बाकियों करती है हमारे भी करती है। तो हम नीचे आने की, ऊपर जाने की बजाय हम नीचे आ रहे हैं। तो हमने ऐसी चीज़ें डेवलप की हैं जो कि हाई पैदावार यानी दे रही हैं और वो इंसेक्ट के हवाले से भी बहुत अच्छी हैं। तो किसानों से गुजारिश है, एक तो हमारे पास आएँ, हमसे मशवरा करें, और अगले 20 दिन कॉटन की मेक और ब्रेक का टाइम है। ये आपको या तो नीचे ले जाएगी या ये ऊपर ले जाएगी। अगर आपने 15 दिन में मेहनत कर ली, अगर आपका दिन का अगर 15 टीने का मतलब होता है 15 मन, तो अगर हम अगले 1 महीने के अंदर 30 टीने लगाने में एक पौधे को कामयाब हो जाते हैं, तो इसका मतलब हम 30 मन तक पैदावार कर सकते हैं पर प्लांट। तो इसको बेहतर करने के लिए ये वक्त की ज़रूरत है। खाद, पानी, स्प्रे और जड़ी बूटियों के ऊपर तवज्जो दें, और कपास को अगले साल के लिए भी प्लान करें कि हमने इसको लगाना ही लगाना है। इससे ये 1 साल मुश्किल है, अगला साल आसान भी आएगा। बहुत शुक्रिया डॉक्टर, दोनों साइंटिस्ट ने बड़ा ही ब्रीफली हमें चीज़ों को सामने रखा, और मैं इस चीज़ का बिल्कुल शाहिद हूँ और इस चीज़ का प्रमोटर हूँ कि पाकिस्तान के अंदर हमें कौम बन के सोचना होगा, हमें उन चीज़ों की तरफ बढ़ना होगा। हमें एक दरामदी मुल्क नहीं, हमें एक बरामदी मुल्क बनना होगा, ताकि कपास एक वाहिद चीज़ है जहाँ हम अपनी बरामदात का, मैंने आगाज़ में अदाद शुमार रखे, 64% हिस्सा जो टेक्सटाइल बरामदात का है वो सारा इस कपास से निकलता है। अगर ये कपास को माइनस करेंगे तो वही हम 2-3 अरब डॉलर की इंपोर्ट करते हैं, और सिर्फ 1 अरब डॉलर की अपने मुल्क में बनी हुई तमाम कपास, और पाकिस्तानी कपास दुनिया की तमाम कपासों के अंदर अगर देखें तो अच्छे जो हम जिन्हें काउंट्स कहते हैं उनके अंदर काउंट होती है, और ये इस्तेमाल की जाती है। एक ब्रेक लेते हैं, दोबारा हाजिर। बैंक नाज़रीन, दोबारा से प्रोग्राम के अंदर खुशामदीद कहते हैं। किसान रहनुमा हमारे साथ मौजूद हैं। सहूलत सेंटर हुकूमत पंजाब की तरफ से बनाए गए। हम गुज़िश्ता गवर्नमेंट का भी अदाद शुमार आपके सामने रखें कि अभी तक कपास की पैदावार की अगर अदाद शुमार दिखाएँ तो गुज़िश्ता साल 8,84,000 बेल्स आ चुकी थी, लेकिन गुज़िश्ता जो रवां साल अभी तक 4,46,000 बेल्स आई हैं, यानी कि 50% बेल्स की जो आमद है वो कम हुई है। लेकिन समुद्री ताने वाला जो हमारे फैसलाबाद की तहसीलें हैं, क्योंकि वहाँ काश्त अच्छी है और वहाँ सहूलत सेंटर बनाए गए हैं हुकूमत पंजाब की जानिब से। किसान फैसलाबाद के अंदर, फैसलाबाद जो 2 क्योंकि तहसीलें बनती हैं, तहसील सिटी और तहसील सदर, यहाँ के लोग भी मुतालबा करते हैं कि यहाँ भी तहसील सदर एक बहुत बड़ा हुजम है, बहुत बड़ा मोहल्ले वकू है, इसके अंदर भी सहूलत सेंटर होना बहुत ज़रूरत है। हमारे साथ किसान रहनुमा मौजूद हैं, इनसे बात का आगाज़ है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आप क्या समझते हैं सहूलत सेंटर्स में, जो समुद्री ताने वाला पूरे पंजाब के सहूलत सेंटर्स में सहूलियात मिल रही हैं, कैसी सहूलियात हैं, और आप लोगों की क्या वो ज़रूरत नहीं है सहूलियात? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पहले तो मैं शुक्रिया अदा करांगा जनाब सिटी 41 और बिलाल डोगर साहब का, ਜਿਹੜੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਕਿਸਾਨ ਵਾਸਤੇ ਆਪਣੀ ਆਵਾਜ਼ ਉਠਾਉਂਦੇ ਆ। ਇਹੋ ਜੀ ਗਰਮੀ 'ਚ ਆ ਕੇ ਵੀ ਫੀਲਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮੁਤਾਲਬਾਤ, ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣਦੇ ਨੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮਤਲਬ ਦੇਖਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਲ ਵਾਸਤੇ ਆਪਣੀ ਆਵਾਜ਼ ਉਠਾਉਂਦੇ ਆ। ਤੇ ਦੂਸਰੀ ਰਹਿ ਗਈ ਸਹੂਲਤ ਸੈਂਟਰ, ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਜੀ ਇਹ ਬੜਾ ਅੱਛਾ ਸਹੀ ਆਪਣਾ ਗੌਰਮੈਂਟ ਦਾ ਇੱਕ ਹੈਗਾ ਵਾ, ਲੇਕਿਨ ਇਹਦੇ ਬਹੁਤ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਵਾ। ਇਹ ਤੇ ਜਿਵੇਂ ਇੱਕ ਆਟੇ 'ਚ ਨਿੰਮਕ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਨਾ ਜੀ, ਇਹ ਚੀਜ਼ ਹੈ, ਇਹ ਬਹੁਤ ਅੱਛੀ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਇਹ ਸਹੂਲਤ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਗੌਰਮੈਂਟ ਦੀ, ਲੇਕਿਨ ਗੌਰਮੈਂਟ ਨੂੰ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਅੱਛੇ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਆ, ਤਾਂ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਆਪਣੀ ਮਿਹਨਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਦੂਸਰਾ ਕਰੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਣਾ ਕਿਸਾਨ ਅਗਰ ਉਹਨੂੰ ਰੇਟ ਮਿਲੇਗਾ, ਉਹ ਆਪਣੀ ਫਸਲ ਦੀ ਖੁਦ ਹਿਫਾਜ਼ਤ ਕਰੇਗਾ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਜਾ ਕੇ ਲੱਭੇਗਾ। ਦੂਸਰਾ ਰਹਿ ਗਿਆ ਕਿ ਮੈਂ ਐਜ਼ ਏ ਅੰਜਮਨ ਕਾਸ਼ਤਕਾਰ ਦੀ ਤਰਫੋਂ ਮੁਤਾਲਬਾ ਕਰਦਾ ਵਾਂ ਕਿ ਪੂਰੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਪਾਸ ਬੀਜੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਪੂਰੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ 'ਚ ਬਣਾਏ ਜਾਣੇ, ਤਾਂ ਨਾ ਕਿ ਇੱਕ ਤਹਿਸੀਲ 'ਚ 2 ਤਹਿਸੀਲ 'ਚ ਬਣਾਏ ਜਾਣ, ਪੂਰੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ 'ਚ ਬਣਾਏ ਜਾਣ। ਇਦਾਂ ਦਾ ਵੈਸੇ ਇਦਾਂ ਦਾ ਸਮੁੰਦਰੀ ਤੇ ਤਾਨਲਿਆਂ ਤੋਂ ਬਾਕੀ ਕਿਸਾਨ ਫਿਰ ਲਾਣਗੇ, ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਹੈ ਜਾਣਗੇ, ਉਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕਿਸਾਨ ਸਮਝਿਆ ਜਾਵੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਗੌਰਮੈਂਟ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਗੰਦਮ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰੋਲਿਆ ਨਾ ਜਾਵੇ। ਕਪਾਸ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਬਹੁਤ ਅੱਛੀ ਹੋਈ, ਜ਼ਿਮੀਦਾਰ ਨੇ ਬੜੀ ਮਤਲਬ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ, ਬੜੀ ਮਿਹਨਤ ਕੀਤੀ, ਫਿਰ ਮਹਿਕਮਾ ਜ਼ਰਾਇਤ ਨੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਬੜੀ ਉਹਨਾਂ ਆਪਣਾ ਨਾਲ ਕੋਈ ਐਫਰਟ ਕੀਤੀ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀਤੀ, ਲੇਕਿਨ ਬਹੁਤ ਅੱਛੀ ਫਸਲ ਹੋਈ। ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਫਿਰ ਰੇਟ ਵਾਲਾ ਉਹੀ ਇਸ਼ੂ ਆ ਗਿਆ ਕਿ ਆਪਣਾ ਮੰਡੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਾਈਕਾਟ ਕੀਤੇ ਆ, ਜਿਹਨੇ ਮਿੱਲਾਂ ਵਾਲੇ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਬਿੱਲ ਘਟਾਏ ਜਾਣ। ਇਹ ਇਕੱਲੇ ਮਿੱਲਾਂ ਵਾਲੇ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ, ਜ਼ਿਮੀਦਾਰ ਦੇ ਵੀ ਆਪਣਾ ਬਿੱਲ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਘਟੇ ਜਾਣ, ਘਰਾਂ ਦੇ ਬਿੱਲ ਆ, ਟਿਊਬਵੈੱਲ ਦੇ ਬਿੱਲ ਆ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਅਖਰਾਜਾਤ ਤੋਂ ਬਚਾਏ ਜਾਣ, ਤਾਂ ਕਿ ਜ਼ਿਮੀਦਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਕੋਈ ਸਹੂਲਤ ਆਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ। ਫਿਰ ਰੇਟ ਜਿਹੜਾ ਵਾ, ਰੇਟ 6000 ਰੁਪਈਆ ਵਾ, ਗੌਰਮੈਂਟ ਨੂੰ ਰੇਟ ਤੇ ਖਸੂਸੀ ਤਵੱਜੋ ਦੇਣ। 8500 ਸਰਕਾਰੀ ਰੇਟ, 8500 ਵੀ ਸਰਕਾਰੀ ਰੇਟ ਮਿਲੇ, 9000 ਜਾਂ 10000 ਰੇਟ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ। ਅਗਰ ਉਹਨੂੰ ਰੇਟ ਅੱਛਾ ਮਿਲਦਾ ਵਾ, ਫਿਰ ਇੰਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ਰੂਰਤ ਗੌਰਮੈਂਟ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਈ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਖੁਦ ਵੀ ਮਿਹਨਤ ਕਰੇਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਮੁਨਾਫਾ ਬਖਸ਼ ਹੋਏਗਾ। ਅਗਰ ਮੁਨਾਫਾ ਬਖਸ਼ ਫਸਲ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗੀ
ਤੇ ਫਿਰ ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਮਤਲਬ ਆਪਣਾ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਵੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਲੈ, ਕੋਈ ਹੋਰ ਕਰ ਲੈ, ਜ਼ਿਮੀਦਾਰ ਜਦੋਂ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਏਗਾ ਫਿਰ ਉਹ ਇੰਨੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, नहीं करेगा। नहीं ਇੰਨੀ ਮਿਹਨਤ ਕਰੇਗਾ। बहुत शुक्रिया। राना मोहम्मद खान साहब मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम। राना साहब, फसलें हर आती हैं, हम आपके पास भी आते हैं, हाजिर होते हैं प्रोग्राम्स के अंदर, गंदम हो, कपास हो, चावल हो, मकई हो, लेकिन किसान का इस्तेसाल जारी है। यानी कि गंदम का टाइम आया तो हाथ खड़े कर दिए मंडियों में, हर तरफ से फ्लोर मिलों वालों ने एहतजाज किया, अब गंदम महंगी हो गई है। लेकिन अब कपास की बारी आई है, फिर से हाथ खड़े हैं। ये एक वाहद फसल है जो पाकिस्तान को मुनाफा देती है, क्योंकि इससे कपड़ा बनता है, बाहर जाता है, गंदम डायरेक्ट चले जाएगी, चावल डायरेक्ट चल जाएगा, चीनी डायरेक्ट, लेकिन ये वाहिद है जिससे कपड़ा बन के जाता है, बुन के जाता है, और पाकिस्तान को $1 वाली चीज़ $15-20 की बिकती है। क्या सहूलतों का मुतालबा करेंगे हुकूमत से? सहूलत सेंटर पर क्या कहेंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो बिलाल डोगर साहब आपके और सिटी 41 के शुक्रगुजार हैं कि हर मौसम में आप हमारे साथ होते हैं। देखिए जी, पाकिस्तान एक ज़राई मुल्क है और इस ज़राई मुल्क में जो वज़ीर आला ने अभी 8 सहूलत सेंटर बनाए हैं, ये किसानों के लिए बहुत अच्छी काविश है, हम इसको अप्रिशिएट करते हैं। फैसलाबाद एक टेक्सटाइल सिटी है और इसका कारोबार का सारा दारोमदार टेक्सटाइल पर है, डेफिनेटली। और यहाँ पर हर तहसील में ये सहूलत सेंटर मौजूद होनी चाहिए। जिस तरह आपने जिक्र किया कि तहसील फैसलाबाद सदर एक बहुत बड़ी तहसील है, तो ये सहूलत सेंटर यहाँ पर तमाम सहूलियात एक छत तले मिल रही हैं, ज़रूरी अद्वियात, बीज और उसके बाद खादें। तो ये हमारा ये गवर्नमेंट से मुतालबा है कि ये फैसलाबाद सदर में भी होनी चाहिए, बल्कि हर तहसील में ये सहूलत सेंटर बनना चाहिए ताकि किसानों को ये सहूलत मिल सके। यहाँ तक बात है कि मार्केटिंग में आकर किसान मार खाता है। अगर गवर्नमेंट 8500 रुपया रेट काटन का अनाउंस करती है, तो जब उस पर अमल दरामद नहीं होता तो फिर किसान डिसार्ड हो जाता है। पिछले साल किसान ने बहुत बड़े रकबे पर काटन काश्त की थी। हम जिस तरह गंदम को सोना कहते हैं, काटन को हम चांदी कहते हैं, और ये किसान की चांदी वाकई होती है। लेकिन जिस तरह ये अभी इन्होंने ट्रिपल जीन जो है ना, इसकी ऐसी इकसाम तैयार की हैं जो क़ुव्वत मदाफ़त रखती हैं बीमारियों के ख़िलाफ़, तो इन सहूलियात सेंटर में बहुत सारा महकमा ज़राअत का अमला भी मौजूद है, ज़रूरी अद्वियात कंपनियाँ मौजूद हैं। तो हमारा ये गवर्नमेंट से मुतालबा है कि हर तहसील में ये बनना चाहिए, ताकि जो किसान पहले ही बिजली के बिलों की वजह से, ज़रूरी ट्यूबवेलों की वजह से परेशान हैं, ताकि वो उनकी रोटी रोज़ी इसी पर है, ताकि वो अपना मुस्तकबिल भी संवार सके और मुल्क को भी खुशहाल। हुकूमत से ये भी मेरा ख्याल, क्या इस सहूलत सेंटर में ये कुछ चीज़ पाबंद की गई है कि जो कीमत है उसके मुताबिक ख़रीदा भी जाए? अब देखें, मंडियों ने हड़ताल कर दी है, उनके भी बहुत सारे मुज़ाकरात गवर्नमेंट के साथ होते हैं, गवर्नमेंट उन्हें मजबूर कर सकती है कि आप इनसे ख़रीदें, ये बाइकआउट वाला सिस्टम ख़त्म करें ताकि किसान का इस्तेसाल ना हो। सर देखें, अभी तक जो गवर्नमेंट ने अनाउंसमेंट किया है ना, वो 2-3 माह के लिए सिर्फ उन कंपनियों को पाबंद किया गया है कि वो वहाँ पर सहूलियात देंगे, और इसी तरह महकमा ज़राअत तोसी को पाबंद किया गया है कि उनका फील्ड असिस्टेंट और मुतल्लिका ज़राअत अफीसर वहाँ पर निगरानी करेगा। जो बेजा कंपनियों वाले स्प्रे लिख देते हैं ना कि ये भी कर दें, ये भी कर दें, ताकि वो ज़राअत अफसर खुद चेक करे कि आया इसको इस चीज़ की ज़रूरत है या नहीं। अगर होगी तो वो रिकमेंड करेगा, और उसकी रिकमेंडेशन पर जो पहले डीलर लेते थे प्रॉफिट, वो अभी किसान को डायरेक्ट जाएगा। ये अच्छी काविश है। लेकिन आ जाके मार्केटिंग में किसान को फिर जो है ना इत्साल तो उसके पास सिर्फ मंडी रह जाती है। वो मंडी वाले, जिस तरह इस दफ़ा देखा आपने कि वो फूड डिपार्टमेंट ने गंदम नहीं खरीदी, तो इसी तरह अगर मार्केटिंग में किसान को जब तक इत्साल होता रहेगा, ना ये मुल्क खुशहाल होगा, ना ये किसान खुशहाल। बिल्कुल, राना साहब की बात सही है। और इस साल हमने देखा कि अभी कुछ दिन पहले ही फ्लोर मिल्स मालकान ने हड़ताल की, हमारे वो भी दोस्त हैं, मैंने उनका भी मौक़िफ़ सुना। लेकिन अगर सरकार के पास गंदम मौजूद होती, सरकार कुछ फ्लोर मिल वालों को अपने पास से गंदम, जैसे सरकार ने एक नोटिफिकेशन किया कि 2850 में गंदम आपने ख़रीदनी है, अब पता नहीं वो फरिश्तों ने आगे बेचनी, क्योंकि मंडी वाले कह रहे हैं हमने 31-3200 में ली है, हमने 3300 से नीचे बेचनी नहीं है। तो फिर मिल वाला कहता है मेरा गुनाह क्या, मैं 2850 में कहाँ से ख़रीदूँ और कैसे सस्ता आटा दूँ? मेरे साथ मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, आपके इलाके में बड़ा ज़रखेज़ है इस हवाले से, लेकिन सहूलत सेंटर नहीं है। सहूलत सेंटर आपको पता होगा, आपके जो करीबी तहसीलें उसमें हैं, क्या किसानों को वहाँ सहूलत है और यहाँ क्या होनी चाहिए? अस्सलाम वालेकुम। मैं शुक्रगुजार हूँ सिटी 41 का, जो किसानों की आवाज़ बना हुआ है। तो किसान सहूलत सेंटर तो इन्होंने अच्छा इक़दाम है बनाए हैं, जैसे कि गोजरा, टोबा, कमालिया, जंग में बनाया, दूसरे इलाकों में बना दें तो अच्छी बात है। और इन्होंने जो कंपनियां उधर सेंटर पे बिठाई हुई हैं, नेशनल, मल्टीनेशनल, जितनी भी कंपनी हैं,
जो वो दवाई दे रहे हैं एक तो एक नंबर है, क्योंकि गवर्नमेंट का नुमाइंदा उधर हाँ, वो बैठा चेक हुआ कर है, रहे हैं। चेक करके मिल रही है हमें, खाद मिल रही है गवर्नमेंट रेट पे, तो ये तो बहुत अच्छी बात है। नहीं, ये तो देखना होगा ना, जब खाद का सीज़न आएगा ज़रूरत पड़ेगा तब भी अवेलेबल हो वहाँ। हाँ, तब पता नहीं मिलेगी या नहीं मिलेगी, अभी तो पड़ी हुई है, आम मिल रही है, उसके बाद पता नहीं मिलनी है या नहीं है, क्योंकि हमारा इलाका भी ज़रूरी है, हम अभी मकई की काश्त करने वाले हैं, इधर भी कोई सहूलत सेंटर ऐसे बन जाए तो अच्छी बात है। तो दूसरे नंबर पे जैसे गवर्नमेंट ने ये टैक्स लगा दिए हैं हमारे ट्रैक्टरों पे, पहले तो हम पीछे पड़े हैं, गंदम हमारी पड़ी हुई है गोदामों में, कमरों में, बारिश आई है वो भीग रही है, उसका कोई रेट ही नहीं मिल रहा है, क्योंकि हमें नेक्स्ट फसल पे खर्चा करना है, वही तो हमारी जो जमा पूंजी है वही वही है। है, बिल्कुल सही। उस पे भी इन्होंने वो फ्लोर मिलों पे टैक्स ले लिया, वो जैसे कैसे पहले ले रहे थे वो भी उन्होंने भी बाइकाट किया हुआ है। उनके भी कल मुतालबा मंजूर हो गया, वो मामला ख़त्म हो गया, चले शुक्र है उसका। लेकिन अब गंदम खरीदेगा कोई, किसान के पास तो है नहीं, अब बेशक कोई 10,000 की खरीद ले कहीं नहीं, से, किसान के पास तो नहीं है अभी, फायदा तो उठाना मिडल मैन ने वो उठा रहा है। हर फसल में उठा रहा है, जब मिडल मैन के पास आ जानी है वो फिर महंगी हो जानी। महंगी है, 4,045 रुपये आम हो जानी, मिलनी नहीं है, गरीब लोग को तो फ़ायदा हो ही नहीं रहा। ये बाइकआउट से पहले 3500 रुपये रेट हो गया था। जी बिल्कुल ऐसे ही हुआ था। अभी हमारी तो गुजारिश है कि ये जो गवर्नमेंट है ना, इसको कोई नज़रसानी करे ज़िम्मेदार पे, ज़िम्मेदार पे नजरसानी करो, ज़िम्मेदार को सहूलियत जो है वो उनका हक है। अस्सलाम वालेकुम। कौन से इलाके से जी आप? मैं अक्सर जींद धरौड़ अमीपुर बंगला। अच्छा जी, मतलब आप वो उसी पट्टी से हैं, क्योंकि फैसलाबाद में सदर में ज़्यादा इलाका भी वो है, या हमारा जड़ावाला रोड बन जाता है जिधर, क्योंकि मकवाना से आगे फिर तहसील जड़ावाला शुरू थी, उससे पीछे ज़राअत हाउसिंग सोसाइटीज़ खा गई हैं, लेकिन आपके इलाके में भी अल्हम्दुलिल्लाह ज़राअत अच्छी खासी है, फसलें बड़ी खूबसूरत हैं, ज़रखेज़ ज़मीनें हैं। क्या मुश्किलात हैं और सहूलत सेंटर का क़याम कितना अच्छा मरीम नवाज़ की तरह से फैसलाबाद सदर में इसका क़याम कितना ज़रूरी है? ਬਲਾਲ ਸਾਹਿਬ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਅਦਾ ਕਰਦਾ ਹਾਂ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਨਾ ਆਪਣਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਕੋਲ ਆਏ ਹੋ ਤੇ ਸਾਡੀ ਆਵਾਜ਼ ਆਵਾਨੇ ਬਾਲਾ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਤੁਹਾਡੀ। ਤੇ ਤਹਿਸੀਲ ਫੈਸਲਾਬਾਦ ਸਦਰ ਜਿਹੜੀ ਨਾ ਬਹੁਤ ਬੜੀ ਤਹਿਸੀਲ ਆ, ਇਹ ਜੇ 7 ਗੋਜਰਾ ਸਮੁੰਦਰੀ ਆਪਣਾ ਤਾਂਦਲੇ ਵਾਲਾ ਸਾਰੇ ਬਣੇ ਆ, 8 ਸੈਂਟਰ ਬਣੇ ਆ, ਇਹ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਇਕਦਾਮ ਆ, ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਐਪਰੀਸ਼ੀਏਟ ਕਰਨੇ ਆ। ਅਗਰ ਤਹਿਸੀਲ ਸਦਰ 'ਚ ਵੀ ਨਾ ਅਮੀਪੁਰ ਬੰਗਲਾ ਝੁਮਰਾ ਆਪਣਾ ਝੁਮਰਾ ਦਾ ਉਧਰ ਲਦਾ ਹੋ ਗਿਆ ਨਾ, ਇੱਥੇ ਸਾਡੇ ਵੀ ਬਣ ਜਵੇ, ਇਹਦਾ ਫਾਇਦਾ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ हाँ, थोड़ी तकरीबन चांग रोड का इतराफ यही ज़रा ज़मीनी ਹੋ है, ਜਾਵੇ, ਅਮੀਪੁਰ ਰੋਡ ਹੋ ਜਾਵੇ, ज़्यादा ज़रूरी ज़मीनी है इधर। ਹਾਂ ਇੱਥੇ ਨਾ ਕੀ ਆਪਣਾ ਨਾ ਜ਼ਿਮੀਦਾਰ ਚਲੋ ਇੱਥੋਂ ਹੀ ਫਾਇਦਾ ਉਠਾ ਸਕਣ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਦਵਾਈਆਂ ਵਗੈਰਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ 10 ਤੋਂ 15% ਨਾ ਕੀ ਰਿਆਇਤ ਦਿੱਤੀ ਆ, ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾ ਕੀ ਖਾਦਾਂ 'ਚ ਵੀ ਦੇਣ, ਕੋਈ ਬੀਜ ਵੀ ਦੇਣ, ਚਲੋ ਕਿਸਾਨ ਦਾ ਵੀ ਸਾਥ ਸੌਖਾ ਹੋਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਿਸਾਨ ਜਿਹੜਾ ਨਾ 1 ਸਾਲ ਤੋਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਸਾਲ 'ਚ ਆ ਰਿਹਾ ਵਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਤ ਬਹੁਤ ਵੱਧ ਗਈਆਂ ਵਾ, ਬੀਜ ਖਾਦ ਦਵਾ ਮਤਲਬ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਬਹੁਤ ਮਹਿੰਗੀ ਆ, ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਫਸਲ ਆ ਉਹਨੂੰ ਆ ਕੇ ਮਤਲਬ ਆਪਣਾ ਫਿਰ ਰੋਲ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਣਕ ਹੀ ਆ, ਕਣਕ ਨੂੰ ਨਾ ਕੀ ਆਪਣਾ ਜ਼ਿਮੀਦਾਰਾਂ ਨੇ ਕੋਈ 2800 ਕੋਈ 3000 ਕੋਈ 3200 3300 ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜ਼ਿਮੀਦਾਰ ਕੋ ਨਹੀਂ ਗਏ। बिल्कुल सही। ਹੁਣ ਮੇ ਵੀ ਸ਼ਾਇਦ ਨਾ ਕੀ ਆਪਣਾ ਕੋਈ ਜਿਹੜੇ ਮਾਫੀਆ ਵਾ ਉਹਨੇ ਨਾ ਕੀ ਆਪਣਾ 3000 4000 ਨੂੰ 5000 ਨੂੰ ਉਹ ਦੇਣਗੇ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਵੀ ਜ਼ਿਮੀਦਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਪਾਸ ਜਿਹੜੀ ਆ, ਕਪਾਸ ਦਾ 8500 ਰੇਟ ਕੱਢਿਆ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੇ, ਤੇ ਇਹ ਵੀ ਨਾ ਕੀ ਆਪਣਾ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਜ਼ਿਮੀਦਾਰਾਂ ਕੋਲੋਂ ਉਹ ਕੋਈ 6000 ਨੂੰ ਕੋਈ 5500 ਕੋਈ 7000 ਇਹਨੇ ਲੈ ਰਹੇ ਆ, ਤੇ ਕਮ ਤੋਂ ਕਮ 9-10 ਕਪਾਸ ਦਾ ਰੇਟ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਤੇ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਮੈਸ਼ਤ ਦਾ ਦਾਰਮਦਾਰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ, ਖਾਸ ਕਰ ਫੈਸਲਾਬਾਦ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਸੰਤੀ ਸ਼ਹਿਰ ਆ, ਇਹਦਾ ਸਾਰਾ ਦਾਰਮਦਾਰ ਜਿੰਨਾ ਵਾ इस कपास से बड़ी ज़रूरी इन्होंने बात की है। कपास का रेट अच्छा होने से सबसे फ़ायदा बड़ा ये होगा, किसान का शौक़ जो है वो कपास की तरफ आएगा कि यहाँ से पैसे ज़्यादा मिलने हैं, क्योंकि थोड़ी सी मेहनत भी लेती है फसल, तो जब इसकी तरफ शौक़ बढ़ेगा तो ऑटोमेटिकली हमारी मौशत जो है इसके ऊपर इंसार करती है। क्योंकि मैं पहले प्रोग्राम के ऊपर कह चुका हूँ, चावल 1 किलो $1 का बिक सकता है। मैं एक मिसाल दे रहा हूँ, आपकी जो चीनी है वो भी $1 की बिक जाएगी, आटा भी, गंदम भी $1 की, लेकिन रुई एक वह चीज़ है जो $1 की $1 वाली रुई है, वैल्यू एडिशन से वो 15-20 रुपए की बिकती है और कॉस्टिंग $3-4 आती है, तो हमें बहुत बड़ा फ़ायदा उससे हो सकता है। अस्सलाम वालेकुम। आप कैसे देखते हैं सहूलत सेंटर का क़याम कितना अच्छा है? दूसरी तरफ फसलों के ऊपर, क्योंकि कपास की फसल है, बिलाशुबा हुकूमत कोशिश कर रही है, लेकिन झाड़ और जो उसका टींडा है वो गिरने का बहुत तेज़ी से अमल जारी है। जो सहूलत सेंटर बनाए वो तो पहली दफ़ा बने हैं, अभी जिस दफ़ा जो कपास लोग निकालेंगे और उससे निकलेगी पता चलेगा कि सहूलत सेंटर को कितना फ़ायदा होता है, लेकिन वो सेंटर इधर फैसलाबाद सदर में भी होने चाहिए कि इन आवाम को भी ये सहूलत होनी चाहिए। उसके बाद मसला ये है, सहूलत सेंटर से बेहतर है कि अवाम ये किसान को रिलीफ दें,
ये बिजली में रिलीफ दें। वो जो यूनिट है अपन 40-42 रुपए का है, 70 से 65-70 का बन रहा है अब तो। वो यूनिट तकरीबन है किसान को 20 रुपए का दे, तो तब जाके रिलीफ होती है। ये तो रिलीफ नहीं है किसान के लिए। उसके बाद जो तेल ऑयल है वो भी सस्ता मिले इसको। अभी जो है मतलब ना बिजली का बिल है, बिल में इतना टैक्स है, उतना उसके करंट यूनिट चलते हैं उतना ही उसके टैक्स होता है। फ्यूल टैक्स हो गया, फर्दर टैक्स है, पता नहीं कौन कौन से टैक्स है, पता नहीं रात टैक्स हो गया, दिन टैक्स हो गया, और किसान के चलने का टैक्स हो गया। इस तरह मतलब किसान को जो सहूलत मिलेगी, कपास पाकिस्तान में बहुत कमी है। बहुत शुक्रिया। यहाँ एक ब्रेक लेते हैं, दोबारा हाजिर होते हैं। नाज़रीन, दोबारा से प्रोग्राम के अंदर खुशामदीद कहते हैं। हमने प्रोग्राम में आपके साथ बहुत सारी चीज़ें सामने रखी। अब समुंदरी और ताने वाला चलते हैं, वहाँ हमारे नुमाइंदगान मौजूद हैं, जहाँ किसान सहूलत सेंटर्स के ऊपर वो आपको दिखाएंगे कौन कौन सी सहूलियात मौजूद हैं। वहाँ जो माहिरीन बैठे हैं वो किसानों को कैसे गाइड कर रहे हैं और किसान वहाँ कैसे मुतमिन नज़र आते हैं। क्योंकि बिलाशुबा फैसलाबाद तहसील सदर के अंदर ये मौजूद नहीं है, लेकिन जहाँ मौजूद है वहाँ हमने नुमाइंदगान से रब्ता किया, वो हमें वहाँ से अपडेट करें ताकि चीज़ों को आपके सामने रखा जा सके। कोशिश करेंगे कि इसके अलावा जैसे टोबा, कमालिया, इसके अलावा गोजरा और झंग 18,000 के अंदर भी ये सेंटर मौजूद है, जहाँ से हमारे नुमाइंदगान अपडेट कर रहे हैं। ज़रा मुलाहिजा कीजिए। टोबा टेक्सिंग में किसान सहूलत सेंटर की बात कर ली जाए तो मजमूई तौर पर 4 किसान सहूलत सेंटर टोबा टेक्सिंग में कायम किए गए हैं। डिप्टी कमिश्नर मोहम्मद नईम की हदायत पर महकमा ज़राअत ने टोबा टेक्सिंग समेत 4 तहसीलों में किसान सहूलत सेंटर कायम किए। टोबा टेक्सिंग शहर और गिरदनवा के इलाके के रहने वाले जो काश्तकार हैं, वो किसान हैं, वो टोबा टेक्सिंग में गल्ला मंडी के मुकाम पर कायम किए गए किसान सहूलत सेंटर का विज़िट भी कर रहे हैं, उनका रिकॉर्ड भी मेंटेन किया जा रहा है और उनको रिलीफ भी फराहम किया जा रहा है। काश्तकार मुतमिन नज़र आते हैं। उनका ये कहना है कि 10 से 20% की रियायत जो है वो हुकूमत पंजाब की जानिब से काश्तकारों को दी जा रही है। ये एक खुश आइंद इकदाम है। टोबा टेक्सिंग के साथ साथ तहसील पीर महल, गोजरा और कमालिया में भी एक किसान सहूलत सेंटर कायम किया गया। वहाँ पर भी महकमा ज़राअत के मुलाजमीन को तैनात किया गया जो किसानों को सहूलियात फराहम करते हुए नज़र आते हैं। महकमा ज़राअत के जो अफसरान हैं उनका ये कहना है कि मसाजिद में ऐलानात करवाया जा रहा है, किसानों को पैगाम दिए जा रहे हैं कि वो किसान सहूलत सेंटर से इस्तेफ़ादा हासिल करें, क्योंकि किसान सहूलत सेंटर बिलाशुबा खालिसन जो है वो काश्तकारों और किसानों के लिए ये बनाया गया है ताकि किसानों को रिलीफ मिल सके। लेकिन ओवरऑल हमारी काश्तकारों से बात हुई तो उनका कहना था कि हुकूमत पंजाब का ये अच्छा इनिशिएटिव ज़रूर है, लेकिन इसके साथ साथ जो पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में मुसलसल इजाफा हो रहा है, इससे उनकी परेशानी बढ़ रही है। बिजली की कीमतें ज़्यादा हैं जिससे काश्तकारी बुरी तरह मुतासर हो रही है। कुछ काश्तकार की कहते हुए नज़र भी आए कि गंदम की काश्त की, लेकिन उनको वो रकम नहीं मिली, वो मुआवजा नहीं मिला जो उनका हक बनता था, उनके अखराजात भी ज़्यादा आए। तहम उन्होंने हुकूमत पंजाब के किसान सहूलत सेंटर के इक़दाम को बिलाशुबा सराहा। तो दूसरी जानिब हुकूमत से उन्होंने मुतालबा भी किया है कि पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी की जाए, बिजली के हवाले से किसानों को ख़ास पैकेज दिया जाए ताकि बेहतर अंदाज से काश्तकारी कर सकें, अच्छी काश्त कर सकेंगे तो मुल्क को भी फ़ायदा होगा। तहाँ महकमा ज़राअत के जो अफसरान हैं उनका ये कहना है कि किसान सहूलत जो सेंटर हैं वहाँ पर लोगों को 10 से 20% की रियायत दी जा रही है और तमाम तर काश्तकारों का रिकॉर्ड भी अपडेट किया जा रहा है। जी बिलाल, अगर तांदलेवाला की बात की जाए तो कपास की काश्त के हवाले से तांदलेवाला की जो ज़मीनें हैं वो ज़रखेज़ हैं और इसी हवाले से काश्त भी जो है कपास की काफ़ी मिकदार में की जाती है। तो महकमा ज़राअत की जानब से जो है किसान सहूलत सेंटर जो है वो तांदलेवाला में बनाया गया है, जिससे जो काश्तकार हैं, कपास के काश्तकार हैं, छोटे बड़े ज़मींदार, वो यहाँ से मुस्तफ़ीद हो रहे हैं। अद्वियात पर जो है डिस्काउंट दिया गया है, आलात पर भी डिस्काउंट दिया गया। इसी हवाले से महकमा ज़राअत के अफसरान वो भी वक्तन फ़क्तन यहाँ पर विज़िट करते रहते हैं। डिप्टी डायरेक्टर ज़राअत वो भी मेरे साथ इस वक्त मौजूद हैं, असिस्टेंट डायरेक्टर ज़राअत खालिद परवेज़ साहब, उसके साथ साथ ज़राअत अफसरान वो भी यहाँ पर मौजूद हैं। डिप्टी डायरेक्टर ज़राअत से पहले बात करते बताइएगा, ज़िला फैसलाबाद के अंदर कितनी तहसीलों में किसान सहूलत सेंटर बनाया गया है और कौन कौन सी सहूलियात यहाँ पर फराहम की? पहले तो मैं आपको बताता हूँ कि मुल्क की मईशत का दारोमदार जो है ज़राअत पे है। सीएम का विजन है कि एग्रीकल्चर को और किसान को फोकस किया जाए और उनको ज़्यादा से ज़्यादा हेल्प उनकी की जाए। तो इस सिलसिले में जो सीएम के विजन के मुताबिक बहुत सी स्कीमें शुरू की गई हैं, जिनमें से एक तो किसान काटन के हवाले से है कि किसान सहूलत सेंटर कायम किया गया है। तो किसान सहूलत सेंटर का मकसद ये है कि एक ही छत के नीचे बहुत सारी फैसिलिटी किसानों को दी जाती हैं। इसमें स्प्रे है, ज़रूरी मशीनरी है, सीड है
और इसके अलावा जो है एडवाइजरी सर्विस है जो ज़मींदारों को महकमा ज़राअत तोसी का अमला यहाँ पे प्रोवाइड करता है। जी, इसी हवाले से असिस्टेंट डायरेक्टर ज़राअत खालिद परवेज़ भी मौजूद हैं। बताइएगा तहसील भर में कितने एकड़ पर जो है ये कपास की काश्त की जाती है और इसके हवाले से काश्तकारों को किस किस्म की यहाँ पर महकमा ज़राअत की जानिब से सहूलियात फराहम की जाती है? बहुत शुक्रिया गुलेश साहब। इस सिलसिले में ये मैं अर्ज़ करूँगा टोटल जो फैसलाबाद का टारगेट है काटन सोइंग का वो है 35,000 एकड़, जिसमें से 20,000 एकड़ पे जो है हमारी तहसील तानलेवाला में काश्त की जाती है और सीएम के विजन के मुताबिक हमने अपना टारगेट जो पूरा किया है। इस वक्त जो है मेन प्रॉब्लम जो चल रहा है वो है इंसेक्ट पेस्ट को कंट्रोल करना, काटन की मैनेजमेंट। तो इस सिलसिले में एक किसान सहूलत सेंटर बनाया गया है। ज़मींदार इधर रोज़ाना की बेस पे विज़िट भी करते हैं। इधर जितने भी कंपनीज़ हैं जो कि कपास की जो पैदावारी है बढ़ाने के लिए पेस्टिसाइड सप्लाई करती हैं, उनके स्टॉल लगाए गए हैं। तो हर कंपनी ने 5 से लेकर 10-15% तक इस सहूलत सेंटर पे जो ज़मींदार आएगा उसको वो राइट दे रही हैं। जितने भी इधर विज़िट करते हैं उनका रिकॉर्ड भी मेंटेन किया जा रहा है, हर कंपनी का रिकॉर्ड भी मेंटेन किया जा रहा है और इंशाल्लाह हमारी जो प्रोडक्शन है कपास की वो इस सहूलत सेंटर के बेस पे ज़्यादा बढ़ेगी। ये भी बताइएगा खालिद साहब की जो काश्तकार हैं जब काश्त हो जाती है कपास की काश्त तो वहाँ पर फील्ड के अंदर भी जो है किसानों को काश्तकारों को सहूलियात महकमा की जानिब से फराहम की जा रही है? जी बिल्कुल सर, हमारे हर यूनियन काउंसिल लेवल पर फील्ड असिस्टेंट है और मरकज़ लेवल पर ज़राअत अफीसर है 17 ग्रेड में। हमारा हर रोज़ हर ऑफिसर का 1 से लेकर 2 गाँव 3 गाँव का विज़िट होता है। वहाँ हम बाकायदा जाकर फील्ड में जाकर चेक करते हैं, पेस्ट स्काउटिंग करते हैं आजकल, और पेस्ट स्काउटिंग के बाद उनको एडवाइजरी दी जाती है। उनके बाद उनको इधर से आकर पेस्टिसाइड जो है वो अर्जा नरखों पे वो सप्लाई की जाती हैं और इंशाल्लाह इस दफ़ा जो प्रोडक्शन है हमारी बढ़ेगी क्योंकि हमारी जो मैनेजमेंट टीम है वो तमाम की तमाम इसी कोशिश में है और तमाम हमारा वर्क इस वक्त काटन पे ही चल रहा है। हमने काटन की पैदावार बढ़ानी है इंशाल्लाह। अच्छा खालिद साहब, कपास के नर्क की मैं बात करूंगा तो यहाँ पर जैसे काश्तकार पहले गंदम की वजह से बड़े परेशान हैं, नर्क जो है वो पूरे नहीं मिले, उनको अखराजात बहुत ज़्यादा हुए, तो क्या इस हवाले से हुकूमत का क्या लाहे अमल बनाया गया? सर काटन का जो है ना पहले रेट पहली दफ़ा मुकर्रर किया गया था, इस दफ़ा मुकर्रर नहीं किया, लेकिन इस दफ़ा काटन का रेट जो है ज़मींदार को अच्छा मिल रहा है। दूसरा यह कि प्रोडक्शन अच्छी है। इस वक्त भी हमारे जो ज़मींदार हैं वो 15 से 20 मन पर एकड़ चुनाई कर चुके हैं और इस वक्त जो आज का रेट है 7500 से लेकर 8500 तक है इसका 1 मन का। और पिछले दिनों में ये 9000 रेट था, लेकिन चूँकि बारिश की वजह से कुछ नमी आई है इसमें काटन में, जिसकी वजह से रेट कम हुआ है, लेकिन आने वाले दिनों में उम्मीद है ये 9000 से ऊपर तजावज़ कर जाएगा। जी बिल्कुल, जो है 9000 से ऊपर तजावज़ कर सकता है। एक ज़मींदार भी मौजूद हैं, ਤੁਸੀਂ ਨਾਮ ਦੱਸਿਆ ਜੇ ਔਰ ਦੱਸਿਆ ਜੇ ਕਿਹੜੇ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਹੋ ਔਰ ਇੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਆਏ ਹੋ सहूलत सेंटर ਤੇ ਕੀ ਇੱਥੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਾਲੂਮਾਤ ਮਿਲੀਆਂ ਨੇ? अस्सलाम वालेकुम जी, मैं चक नंबर 400 गाहबे का रहायशी हूँ। राणा मोहम्मद यामीन मेरा नाम है। ये जो सहूलत सेंटर बनाया गया है ये बहुत खुश आइंद कदम है हुकूमत की जानब से। इसमें हमको काफ़ी राहत भी मिल रही है, अद्वियात में भी, और मशवरे भी है। खुद जाकर उधर फील्ड स्काउटिंग भी करते हैं और जाकर मशवरे भी देते हैं हमको। हमें बहुत सहूलियात मिल रही हैं। कपास के हवाला से इस दफ़ा जो कपास है ना बहुत अच्छी पैदावार देगी। अल्लाह ताला से उम्मीद है कि बहुत अच्छी पैदावार देगी क्योंकि इस दफ़ा रेट का भी कुछ माकूल है। अच्छा, मेरे साथ इस वक्त एक और भी ज़मींदार मौजूद हैं। आप बताइएगा, यहाँ पर अद्वियात में भी परसेंटेज डिस्काउंट दिया जा रहा है, महकमा ज़राअत काफ़ी मुतहर्रक है काश्त कपास के काश्त के हवाले से। यहाँ पर जो स्प्रे है, जो अद्वियात हैं, जो यहाँ पर ये मुहैया की जा रही हैं, आपको इस हवाले से क्या कहें? जी दवाई तो काफ़ी राहत है मिल रही है हुकूमत की तरफों, लेकिन कपास भी ठीक है, रेट नहीं मिल रहा सानू जी। 9-10 हज़ार तो रेट आके 7,000 ते आ गया, 6500 7000 7200। सिर्फ मसला रेट का है, कपास का कोई नहीं जी। अच्छा, की ਤੁਸੀਂ ਆਖੋਗੇ हुकूमत तो मतलब ਜਿਹੜੇ अखराजात ने, क्योंकि बिजली के बिल भी ज़्यादा ने, चीज़ां काफ़ी महंगियां ने, खादा वगैरह, हुकूमत ਨੂੰ ਕੀ मतलब ਤੁਸੀਂ रिक्वेस्ट करोगे कि रेट कितना होना चाहिए? हुकूमत ने ये रिक्वेस्ट है खाद का रेट घट हो, स्प्रे का तो चलो ना दवाइयां जो मार्जन दिता है ना रैत का, खाद रैत हो, बत्ती के बिलों रैत हो, तो रेट भी कम अज़ कम 9000 तक पा 10,000 होना चाहिए जी। जी बिल्कुल, जो है तांदलेवाला के जो काश्तकार हैं, जो कपास के काश्तकार हैं, उनका ये कहना है कि हुकूमत जिस तरह किसानों को कपास की काश्त के हवाले से सहूलत फराहम कर रही है, तो
जो कपास की जो नर्ख है फ़ी मन की कीमत है उसमें भी जो है बेहतरी लाएँ ताकि जो है काश्तकार जो है वो खुशहाल हो सकें। फिर ब्रेक लेते हैं, वापस आके आपको जो रीजनल डायरेक्टर है उनसे इंटरव्यू लेते हैं कि इसके क्या फ़ायदे हैं, जो मसाइल हैं वो भी उनके सामने रखते हैं। वेलकम बैक नाज़रीन, दोबारा से प्रोग्राम के अंदर खुशामदीद कहते हैं। कपास पाकिस्तान की बुनियादी फसल है जिसमें पाकिस्तान की मईशत का इन्हिसार चलता है। हुकूमत पंजाब, वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज़ साहिबा की जानिब से पूरे पंजाब समेत फैसलाबाद डिवीज़न के लिए भी सहूलत सेंटर जो है किसानों के लिए कायम किए गए, जिसमें 8 फैसलाबाद डिवीज़न के अंदर आते हैं। और शहर फैसलाबाद की बात करें तो सहूलत सेंटर मौजूद नहीं है, लेकिन तहसीलों में मौजूद है। हमारे साथ डिवीज़नल डायरेक्टर एग्रीकल्चर एक्सटेंशन मौजूद हैं, खालिद महमूद साहब, इनसे बात करते हैं। खालिद साहब, कितने सहूलत सेंटर डिवीज़न फैसलाबाद में हैं, क्या इनकी ज़रूरियात है और इसे किसान को कैसे मुस्तफ़िद किया जा रहा है? हुकूमत पंजाब ने काश्तकारों की सहूलत के लिए कपास उगाने वाले इलाकों में किसान सहूलत सेंटर का क़याम किया है, जिसमें फैसलाबाद में तहसील तांदलियावाला, समुंदरी में, इस तरह गोजरा, टोबा में टोबा तहसील और पीरमाल तहसील में, जंग में जो है 18 हज़ारी, जंग और शोरकोट तहसील में जो है ये सहूलत सेंटर का क़याम किया है। उसका मकसद, बुनियादी मकसद यही है कि काश्तकारों को जो है अर्ज़ा रेट पे जो है अपना पेस्टिसाइड जो है वो दी जाए। इन सहूलत सेंटर के ज़रिए हम काश्तकारों को एक ही छत के नीचे खाद, फर्टिलाइज़र और पेस्टिसाइड और दीगर जो अपना ज़रूरी मशीनरी है वो काश्तकार को 5 से 10% तक डिस्काउंट पे जो है वो दे रहे हैं। और वहाँ महकमा ज़राअत का अमला भी बैठा है और प्राइवेट सेक्टर भी वहाँ तैनात है, ताकि काश्तकार जब उस सेंटर पे आए तो उसकी जो कपास की फसल है उस पे कौन से कीड़े का हमला है और उसके लिए कौन सी सही दवाई जो उसके ख़िलाफ़ जिसका अच्छा एक्शन है तो वो उसको तजवीज़ करते हैं और सही डोज़ बताते हैं। और फिर काश्तकार को बताते हैं कि अगर आपके पास स्प्रे मशीन नहीं है तो स्प्रे मशीन भी वहाँ अवेलेबल है, और काश्तकार को स्प्रे का तरीका, मशीन की कैलिब्रेशन और अपना नोज़ल का इस्तेमाल और स्प्रे का वक़्त, ये सारी चीज़ें जो है वो काश्तकार को बताई जाती हैं। और उधर काश्तकार को जो है वो अपना रिलीफ इस सेंस में कि कंपनीज जो हैं वो डीलर जो अपना प्रॉफिट लेता था वो प्रॉफिट उसमें से निकाल दिया है, और जो है काश्तकार को 10% तक जो है वो वहाँ मल्टीनेशनल पे और जो हमारी नेशनल कंपनीज़ है वहाँ 15% डिस्काउंट जो है प्रोडक्ट पे दिया जा रहा है। और काश्तकार जो है इस इकदाम से बहुत खुश हैं, क्योंकि एक तो उनको जो है वो सही पेस्टिसाइड मिल रही है और दूसरा उनको जो है अपना सही तशख़ीस उनकी अपना फसल की हो रही है और उनको सही डोज जो है वो बताई जा रही है, और काश्तकार को जो है वो कीड़े का कंट्रोल भी जो है वो मिल रहा है। और अभी तक जो चुनाई अपना काश्तकार ने की है 10 से 15 मन अगेती पे उन्होंने पैदावार ली है, और जो हमारी सीजनल है उसकी चुनाई अभी शुरू है। और इस वक्त अगरचे अपना सफ़ेद मक्खी का हमला ज़रूर है, सब्ज़ तेले का हमला ज़रूर है, लेकिन उसका कंट्रोल जो है वो हो रहा है और हुकूमत के इस इक़दाम से काश्तकार बहुत खुश है। अच्छा खान साहब, कितना ज़रूरी है किसानों को इस हवाले से आगाही रखना कि एक फ़सल है और हमारे होता ही है कि अमूमन एक फ़सल में नुकसान हुआ तो आवे का आवा सारा दूसरी फसल की तरफ बढ़ गए और एक दूसरे को देखे देखी, जबकि जो कपास की फ़सल है ये बहुत बड़ी फ़सल है और इससे बहुत मुनाफा कमाया जाता है। अभी जैसे आपने ख़ुद सफ़ेद मक्खी का हमला कहा, इसके बाद गुलाबी सूंडी का बहुत हमला होता है, तो किसान को कितना ज़रूरी चाहिए कि एक किसान से ना पूछे बल्कि इन सेंटर्स पे सहूलत मुयसर है वो उससे मुस्तफ़ीद हो। क्योंकि अमूमन मैंने किसानों से बात की, चीफ साइंटिस्ट से भी हम बात करके यूब सर्च में उनका किसान खुद ही 4 स्प्रे मिक्स कर लेता है, उसका असर नहीं होता बल्कि कीड़े को ज़्यादा तवानयत मिल जाती है। जी बिल्कुल बिलाल साहब, आपने सही उजागर किया है पॉइंट। इसमें जो है ना जी, जो एक्सपर्ट बिठाने का मकसद भी यही है कि जो डीलर था ना वो मतलब कि कोशिश करता था अपनी बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से कि जो कीड़ा नहीं भी आया तो उसकी भी स्प्रे डाल दी। लेकिन अब जब माहिरीन उधर बैठे हैं, हमारा एग्रीकल्चर ऑफिसर बैठा है, तो वो मतलब कि वही उसको दवाई तजवीज़ करेगा जिसका उस काश्तकार को फ़ायदा होगा। और इसीलिए काश्तकार इन सेंटर्स का रुख कर रहे हैं कि उधर माहिरीन बैठे हैं और वो उनके साथ डिस्कशन करके और फिर अगले दिन आके वो फीडबैक भी देता है कि जी मेरे उस पर कंट्रोल हुआ है नहीं हुआ, जिससे जो है वो अपना हमारे जो माहिर हैं
उनमें भी इतमाद बढ़ता है कि जी हमने ये स्प्रे करवाया है और उसका कंट्रोल जो है वो अच्छा, इसका फीडबैक आया है, वो नेक्स्ट काश्तकार को भी वो रिकमेंड करते हैं। और बाकी कपास जो है नो डाउट जो हमारे मुल्क की ये इकोनॉमी का बहुत अहम जुज़व है, और आप इससे हमारी टेक्सटाइल इंडस्ट्री जो है उसका सारा रोज़गार जो है उससे वाबस्ता है, हमारी जिनिंग इंडस्ट्री इससे वाबस्ता है, और बहुत सारी जो हमारे गांव की पॉपुलेशन है उसका बिला वास्ता रोज़गार इसके साथ वाबस्ता है। और एक वाहद सेक्टर है जिसने मतलब कि क़याम पाकिस्तान के बाद परफॉर्म किया है, और हम किसी वक्त जो है वो अपना बहुत ज़्यादा कॉटन हम पैदा करते थे और एक्सपोर्ट करते थे और फॉरेन एक्सचेंज कमाते थे। अब भी पाकिस्तान जो है वो दुनिया में चौथा बड़ा मुल्क है कपास उगाने वाला, और लेकिन अब उतना ही बड़ा, क्योंकि 25 करोड़ आबादी है, उतना ही बड़ा हम इम्पोर्टर है कि हमें मतलब कि अपनी ज़रूरियात के लिए बाहर से ही मंगवानी पड़ती है। तो पिछले साल जो है वो कपास की जो है 60 लाख गांठें बनी हैं, जिससे जो है हमारा इंपोर्ट बिल कम हुआ है, और हमारी जो है ये टेक्सटाइल इंडस्ट्री, हमारी जिनिंग इंडस्ट्री ये ग्रो इसने किया है। और इस साल भी चूँकि पिछले साल थोड़े से रेट के क्राइसिस रहा है काश्तकारों को, तो इस साल थोड़ा सा एरिया ज़रूर कम हुआ है, लेकिन महकमा ज़राअत और काश्तकार की कोशिश है कि वो जो एरिया थोड़ा सा कम हुआ है हम पैदावार बढ़ाकर जो है उस एरिया की कमी को पूरा करें, और 60 लाख से ज़्यादा गांठें जो हैं मुल्क में पैदा करके अपनी जो है हमारी अपनी मैशियत को जो है इस्तेकाम बख्शें। अच्छा खालिद साहब, आपके समझते हैं कि सदर तहसील फैसलाबाद भी बहुत बड़ी है, क्या यहाँ भी ऐसा सहूलत सेंटर होना चाहिए? क्योंकि किसान आपके पास आके मुतालबा करते होंगे कि आपने सेक्रेटरी ज़राअत को इस हवाले से अपनी सिफारिश लिखी है कि किसानों को मुतालबा है कि अच्छी काविश है, इस काविश को थोड़ा और फ़रोग दिया जाए। हुकूमत पंजाब का प्लान है इसे एक्सटेंड करने का? जी बिल्कुल, चूँकि तहसील फैसलाबाद जो है बड़ी तहसील है, इसमें कॉटन का एरिया जो है वो बहुत कम है, क्योंकि यहाँ मल्टी क्रॉप्ड एरिया है, और उसमें मकई है, उसमें तिल है, उसमें धान है, तो मुख्तलिफ जो है ख़रीफ में फसलात काश्त है। तो इसके लिए हुकूमत जो है वो सोच रही है कि जहाँ राइस की क्रॉप जो ज़्यादा है तो वहाँ हम जो है ना काटन के बाद जो है वहाँ नए सहूलत सेंटर कायम करके काश्तकारों को हम फैसिलिटेट करेंगे। अच्छा, ये सहूलत सेंटर सिर्फ कपास या राइस के लिए चलेंगे, या आप समझते आपके नहीं, ये कोई ज़रूरी नहीं है कि जो भी काश्तकार उन सहूलत सेंटर पे जाएगा तो वो उनकी कोई भी फसल का मसला है तो हमारे माहिरीन ये नहीं कि जी उसको सिर्फ कपास के लिए, तो वो हर किस्म की रहनुमाई, हर फसल के लिए रहनुमाई, और हर फसल के लिए उसको जो है पेस्टिसाइड प्रोवाइड की जाती है। अच्छा, आप लोगों का खालिद साहब खाद की अप्रोच के हवाले से मैं हमेशा मुतरफ रहा हूँ कि आपसे पहले भी ऑफिसर रहे, आप खुद हमारे साथ पहले राब्ते में रहे, आपकी कोशिशें बहुत हैं खाद के हवाले से, लेकिन जो डीलर्स हैं वो एक माफिया है, वो माफिया किसान को लूटता है और सरेआम लूटता है। अगर उनके ऊपर थोड़ा सा घेरा तंग किया जाता है तो उनके एहतजाज भी हम देखते रहे वो। लेकिन आपके समझते हैं कि जो आपके सहूलत सेंटर्स पे अब खाद मौजूद है, अगर ये सीज़न में मौजूद रही तो किसी नेमत से कम नहीं होगा, क्योंकि किसान का एटलीस्ट 20 से 30% कॉस्टिंग कम हो जाएगी अगर खाद इसी रेट पे मुयसर रही। जी बिलाल साहब, बिल्कुल आपने सही कहा। इसमें जो अभी करंट सिनेरियो है ना कि इसमें जो मौजूदा हुकूमत ने स्मगलिंग पे काबू किया है, यूरिया की जो स्मगलिंग होती है उसकी रोकथाम की है, और हमारा जो यूरिया है वो बाहर नहीं जा रहा, और हमारे जो अपना खाद बनाने वाले अदारे हैं उनको मतलब कि जो गैस थी उसकी फराहमी भी की गई है, और अब वो फुल कैपेसिटी में भी चल रहे हैं। गवर्नमेंट जो है वो यूरिया इंपोर्ट भी करने जा रही है ताकि इसका दोबारा क्राइसिस डेवलप ना करे, और आने वाले दिनों में भी अपना जो है ऐसी कोई सूरत हाल नहीं है कि यूरिया का कोई दोबारा क्राइसिस डेवलप हो। नो डाउट कि ये जाहिर है कि जब किसी चीज़ की शार्टेज होती है तो जो अपना ये मुनाफा कमाने वाले लोग होते हैं ये फील्ड में आ जाते हैं, और फिर ये अपना सूरत हाल का इस्तेहसाल करते हैं और अपना फ़ायदा उठाते हैं, और ब्लैक मार्केटिंग और ओवर प्राइसिंग ये सारे जो है वो इसमें मतलब। अच्छा खालिद साहब, एक आखिरी सवाल कि कपास की या कोई भी फसल की जब ख़रीद हो बेचना होता है तो मंडी का रुख होता है। अभी कुछ जिन्स ने बिजली के रेट्स की वजह से मंडियों ने बाइकआउट किया है कि हम कपास नहीं खरीदें। किसान का इस्तेसाल होगा, क्या एग्रीकल्चर एक्सटेंशन इस मद के अंदर उनसे कोई मुज़ाकरात करने की जवाज़ है कि आप उनको कन्विंस करें कि किसान का इस्तेसाल ना हो, क्योंकि मंडी के पास या व्यापारी के पास बहुत सारे स्टॉकिंग के ऑप्शन मौजूद होते हैं, किसान के पास कुछ भी मौजूद नहीं है। जी बिल्कुल आपने सही बात की है, लेकिन करंट सिनेरियो में जो है ना जी ये इनके ख़िलाफ़ जो है वो टैक्सेशन जो है वो हुई थी, जिसमें वेल्थ टैक्स है, इनकम टैक्स है, वो इनका बढ़ा था, तो जो गवर्नमेंट से नेगोशिएट हो चुका है
और उस पर जो है इनके मुज़ाकरात कामयाब हो चुके हैं और गवर्नमेंट ने जो है इनकी बात को मानते हुए जो है ना इन पे जो टैक्सेशन लेवी है उसको थोड़ा सा कम किया है। और अब मार्केट में अभी करंटली जो अपना 8500 से लेके 9500 तक रेट जा रहा है। काश्तकार खुश है और अल्लाह करे जो है अपना ये रेट रहे ताकि काश्तकार को अगर सही दाम मिलेंगे तो कपास की काश्त जो है अगले साल इससे बेहतर होगी। बहुत शुक्रिया खालिद महमूद साहब हमारे साथ मौजूद थे, रीजनल डायरेक्टर एग्रीकल्चर एक्सटेंशन। बहुत ही ब्रीफली बहुत सारे सवालों का इन्होंने जवाब दिया और जो असल सवाल किसान का इस्तेसाल मंडियों में न हो तो इन्होंने कहा उसके ऊपर जो मुज़ाकरा उस पर जो एक टैक्स 18% का लगने जा रहा था जो कि ऐलान हो चुका था, लग गया था, उसे वेव ऑफ होने के मुज़ाकरात कामयाब हो गए हैं। तो मेरे ख्याल में इससे तो फिर बहुत अच्छी उम्मीद ज़ाहिर होती है कि अभी जो पहली पिकिंग में 4 लाख बेल्स की शॉर्टेज पैदा हुई है आने वाले दिनों में, क्योंकि ये इसलिए नहीं मैंने प्रोग्राम के आगाज़ में पहले बताया कि मौसम की तलखी, क्लाइमेट चेंज और ख़ास तौर पर कम जो पैदावार है, कम काश जो उसकी वजह से ये मुहरक़ात थे। लेकिन आने वाले दिनों में अगर ये पूरे होते हैं, यकीन तौर पर पाकिस्तान ने गुज़िश्ता साल $1 अरब से ज़ायद के अपने अखराजात जो हैं दरामदी बिल से बचाए थे। अगर मज़ीद आगे बढ़ेंगे तो यकीन तौर पर अगर कॉटन जो है $1 अरब बचाती है तो यकीन तौर पर पाकिस्तान की जहाँ तजारती जिसे हम खसारा कहते हैं उसके अंदर एक बड़ा हिस्सा डालती है तो पाकिस्तान मौशी तौर पर मजबूत होने के काबिल होगा। इसी के साथ प्रोग्राम न्यूज़ नेट से इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।